Good afternoon, sir. गुड आफ्टरनून बच्चों। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। Good afternoon, sir. गुड आफ्टरनून। देखो बेटा, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, उष्मागतिकी का द्वितीय नियम। उष्मागतिकी का दूसरा द्वितीय नियम, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। बच्चों, इस लॉ में केवल दो स्टेटमेंट है। उन दो स्टेटमेंट के बेसिस पर बस हम सेकेंड लॉ को एक्सप्लेन करते हैं। तो लिखो, उष्मागतिकी का द्वितीय नियम निम्न दो कथनों पर आधारित है। Second law of thermodynamics is based on the following two statements. Second law of thermodynamics is based on the following two statements. उष्मागतिकी का द्वितीय नियम निम्न दो कथनों पर आधारित है। नंबर 1, केल्विन प्लांक स्टेटमेंट। केल्विन प्लांक स्टेटमेंट। केल्विन प्लांक का कथन। बच्चों, हीट इंजन हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था। एक ऐसा यंत्र होता है जो अधिक तापमान से उष्मा लेता है, उसका कुछ पार्ट, कुछ अंश कार्य में बदल देता है और बाकी का जो बचा हुआ उष्मा है वो सिंक को दे देता है। सिंक याद है? सिंक, वो सिंक को दे देता है ना। हम एक ऐसा हीट इंजन नहीं बना सकते, ये केल्विन प्लांक का स्टेटमेंट है जो मैं बोल रहा हूं। हम ऐसा हीट इंजन नहीं बना सकते बच्चा जो अधिक तापमान से उष्मा लेकर उस पूरी उष्मा को कार्य में बदल दे। ऐसा हो ही नहीं सकता कि हीट इंजन जितनी उष्मा ले रहा है उसको सारी उष्मा को ही कार्य में बदल दे। यानी कि किसी भी उष्मा इंजन की दक्षता 100% नहीं हो सकती।
ये केल्विन प्लैंक का स्टेटमेंट था कि ऐसा हम ऊष्मा इंजन बना ही नहीं सकते जिसकी दक्षता 100% हो, यानी कि वो ऊष्मा ले और सबको कार्य में बदल दे। बस यही है स्टेटमेंट और यही सेकंड लॉ है। लिखो, देखो केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट के अंदर लिखो बेटा, हाँ बेटा कुछ कहना चाह रहे हो, आवाज नहीं आई। लिखो, अकॉर्डिंग टू दिस स्टेटमेंट, in a cyclic process, it is not possible that, बेटा पहले इंग्लिश में बोलूंगा पूरा, it is not possible that a heat engine absorb energy from high temperature source it is not possible that a heat engine absorb energy from high temperature source and converts it fully into mechanical work and convert it fully into mechanical work। हिंदी में लिखो बेटा, इस कथन के अनुसार चक्रीय प्रक्रम में, इस कथन के अनुसार चक्रीय प्रक्रम में कोई भी ऊष्मा इंजन स्रोत से ऊष्मा लेकर उसे पूर्ण रूप से कार्य में परिवर्तित नहीं कर सकता, उसे पूर्ण रूप से कार्य में परिवर्तित नहीं कर सकता, उसे पूर्ण रूप से कार्य में परिवर्तित नहीं कर सकता। मतलब ये जो मैं हीट इंजन बना रहा हूं, ये तो संभव है बच्चा, ये तो संभव है जो अभी आपके सामने है, परंतु ये संभव नहीं है जो मैं इधर बनाऊंगा। देखना, ऐसा नहीं हो सकता कि आपने स्रोत से ऊष्मा ली और नीचे सिंक को कुछ नहीं दिया और सारा डब्ल्यू में बदल दिया। तो ये तो संभव है, लेकिन ये वाला संभव नहीं है। तो अब डायग्राम बनाओ तो बना लो, और अगर आपको वो स्टेटमेंट समझ में आ गया हो तो अच्छी बात है, छोड़ दो। तो बच्चों, हम ऐसा हीट इंजन नहीं बना सकते जो सोर्स से हीट लेकर उसे पूर्ण रूप से कार्य में बदल दे और सिंक को कुछ भी ना दे। तो ये हीट इंजन तो पॉसिबल है, परंतु ये हीट इंजन पॉसिबल नहीं है बेटा। ये था केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट। बस ये स्टेटमेंट ही सेकंड लॉ है, टेंशन मत लेना, ठीक है। अब दूसरा लिखो, क्लॉसियस स्टेटमेंट।
Sir, your voice is not audible. आपकी वॉइस नहीं आ रही। हेलो सर। सर को सुनाई नहीं दे हेलो रहा। सर। सर सुन लीजिए कुछ। स्टार्ट कर दो कोई। नो सर। सुनाई नहीं दे रहा है ना। सुन नहीं रहे हैं। लगता है क्लोजिंग स्टेटमेंट खत्म होने के बाद सर देखेंगे। ना हम लोग सुन रहे हैं ना वो सुन रहे हैं सर। एक बार सर, सर को बोलते सर। हैं कि हम लोग की आवाज सर को हेलो सुनाई सर। दे रही है। सर नहीं आ रही आपकी। अरे धीरज रखो, एक 2 सेकंड। मिनट अरे रुक जाओ। पैनिक मत हो जाओ यार। एक सेकंड। अरे चिल्लाओ मत, राजस्थानी पूछेगा। वो ईयरफोन पहनी होगी ना तो उसमें ज्यादा आता है, ऐसे चिल्ला नहीं रही होगी। हाँ सर तो काम करो, कैमरा ऑन करके हाथ दिखाना शुरू करो सर को। नहीं, अपना अपना मुंह दिखाओ यार। अरे तू मेरा मुंह देखेगी तो तेरा दिन खराब हो जाएगा। रहने दे। मत देखना तो मेरे को। सर बोले जा रहे रुक नहीं रहे, सुनाई भी नहीं दे रहा। आरती तेरे तोते लोग को दिखाना। अभी चैट बॉक्स नहीं देखेंगे सर। मेरे तोते को दिखाऊंगी मेरे को हाँ, वीडियो दिखाना, कॉल दिखाना। करना बाद में। अब इसी में दिखाना। मारेंगे ना, बाद में दिखाऊंगी बाद में। हेलो सर हेलो सर। सर आवाज नहीं आ रही। अरे चुप हो जा, बच्चे करने चैट बॉक्स भी नहीं देख रहे सर तो। अरे सर कोई कॉल कर लो ना। अरे मैंने मैसेज डाला पता है प्राइवेटली इस पे, पर फिर भी नहीं देखी। हाँ तो अभी तो चैट बॉक्स नहीं देखेंगे सर। सर को कॉल कर लो कोई। यतीन कॉल कर तो भाई। बाप रे सर, इतना कुछ पढ़ा डाल रहे हैं। हाँ, सर की कौन बोल रहा है चपड़ चपड़ मत कर करके? अरे होगा कोई मेरा केस। भाई बगल में बैठा है। आरती का भाई नहीं होगा और कौन होगा? हाँ मेरा भाई। पहले स्क्रीन गायब हो गया। हाँ सर समझ आपकी आवाज हो गया। सर भी पॉज हो गए हैं। बहुत हो गए। वेट बड़े करो। पॉज में हुए हैं लेकिन सर पॉज। कितना पढ़ाए हैं? आ रहे हैं सर, आ रहे हैं। हेलो सर। सर 2 मिनट रुक जाओ, सर कुछ कर रहे हैं। एक सेकंड। शायद नेटवर्क शिफ्ट कर रहे हैं। अरे हमको तो लगा चाय पीने चलेगा। सबकी अपनी अपनी सोच। आवाज ऐसा होता है ना, ऐसे लगता है कि ना पूरा कान ही फटने वाला है। फोन लगा रहे तो बोलते हैं तो। जतिन का आवाज है वैसा। बेइज्जती काहे करते हो यार तुम? अरे सेलिब्रिटी भैया तू तो। अरे यार 10th वालों का रिजल्ट आया ना। गाना गाओ यार। और क्या? हाँ यार 10th वालों का मत गाओ, मैं आ गया। 90 मत गाओ, मत गाओ, मत गाओ, मत गाओ, मैं आ गया। सर आ गया। यस सर। सर काफी देर से बता रहा था। पता नहीं क्या हो गया था। सर आपने क्या क्या बोला, सब वेस्ट हो गया। हाँ मनीष, वो दूसरे वाले मेरे को या सचदेवा वाले को होस्ट बना। मैंने तेरे को बना दिया लगता है। हाँ हो गया। अब ये बताओ कि कहाँ तक सुना था। सर क्लोजिंग स्टेटमेंट पूरा मतलब अच्छा है। क्लॉसियस है ना? नहीं नहीं, ये हाँ, बताओ वही केल्विन सर। प्लैंक पूरा समझ में आ गया? यस सर वो हो गया था। केल्विन प्लैंक में एक और लाइन मैंने ऐड करने को बोली थी, वो शायद नहीं सुनी होगी। वो लिख लो। किसी भी ऊष्मा इंजन की दक्षता 100% नहीं हो सकती। किसी भी ऊष्मा इंजन की दक्षता
100% नहीं हो सकती। चैट बॉक्स ओपन कर लेता ना तो पता लग जाता शायद, है ना। एफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन कैन नॉट बी 100%। एफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन कैन नॉट बी 100%। ये ऊपर केल्विन प्लांक वाले में ही ऐड करना था, है ना। बच्चों क्लॉसियस स्टेटमेंट दूसरा स्टेटमेंट है जो सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जिस पर बेस्ड है। इसको पूरा बोल रहा हूं, दोबारा सुन लो। तो बच्चों कोई भी हम एक ऐसा रेफ्रिजरेटर नहीं बना सकते भाई। अभी असली वाला रेफ्रिजरेटर क्या होता है, कोल्ड बॉडी से हीट लेकर हॉट बॉडी को देता है, लेकिन उसके लिए हमें उस पर वर्क करना पड़ता है। तो क्लॉसियस कहता था आप एक ऐसा रेफ्रिजरेटर नहीं बना सकते जिस पर हम कार्य भी ना करें और बिना कार्य करे वो कोल्ड बॉडी से उष्मा लेकर हॉट बॉडी को दे दे। अगर ऐसा होता तो मजा आ जाता, मुफ्त में एसी चलता ना। आप समझो बेटा, अभी जो एसी है उन पर हमें कार्य करना पड़ता है, हमें इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करनी पड़ती है, बिजली का खर्चा आता है बहुत तगड़ा वाला। एक एसी 2-3 हजार का बिजली का बिल दे दे रहा है आराम से महीने भर में। तो अगर क्लॉसियस की बात गलत हो जाए तो बिना बिजली का खर्चा आए हम एसी चला सकते हैं, सब लोग एसी लगवा लेंगे। मेरी आवाज आई बच्चा? यस सर। यस सर। तो क्लॉसियस यही कहता था कि हम एक ऐसा यंत्र नहीं बना सकते जिस पर कार्य किए बिना वो ठंडी जगह से उष्मा को लेकर और गर्म जगह स्थानांतरित कर दे। डायग्राम आप चाहो तो बना लेना, यानी कि पहला वाला डिवाइस ये तो पॉसिबल है ना, लेकिन दूसरा वाला डिवाइस ये पॉसिबल नहीं है। तो लिख लो, इसमें लिखो, इस कथन के अनुसार चक्रीय प्रक्रम में, पहले हिंदी में लिख लो, इस कथन के अनुसार चक्रीय प्रक्रम में ऐसा यंत्र बनाना संभव नहीं है, ऐसा यंत्र बनाना संभव नहीं है जिस पर कार्य किए बिना उष्मा को ठंडी जगह से गर्म जगह स्थानांतरित किया जा सके। उष्मा को ठंडी जगह से गर्म जगह स्थानांतरित किया जा सके। बस इंग्लिश में लिखो, इन ए साइक्लिक प्रोसेस it is not possible to construct a device it is not possible to construct a device which can transfer heat from cold body to hot body, which can transfer heat from cold body to hot body without doing any work on it. Without doing any work on it. सर विदाउट के बाद क्या बोले? Without doing any work on it. इस पर कोई कार्य किए बिना, without doing any work on it. तो बच्चों ऐसा हीट इंजन हम नहीं बना सकते जो सारी उष्मा को कार्य में बदल दे, और हम ऐसा रेफ्रिजरेटर नहीं बना सकते जिस पर कार्य किए बिना, वर्क किए बिना हम कोल्ड बॉडी से हीट को लेकर अपने ठंडे कमरे से उष्मा निकालकर बाहर दे दे। ऐसा होगा तो एसी फ्रीज बिना बिजली के चलने लग जाएंगे बेटा, बिना इलेक्ट्रिसिटी के चलने लग जाएंगे। तो ये पॉसिबल नहीं है।
तो बच्चों सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बस ये दो कथन पर आधारित है, तो ये खत्म होता है। अब हम है ना चैप्टर कह लीजिए वो चेंज कर लेते हैं, और अब हमारा थर्मल फिजिक्स में जो लास्ट में दो टॉपिक बचे हैं, दो चैप्टर कह लो, दो टॉपिक कह लो, वो है हीट ट्रांसफर। हीट ट्रांसफर। सर मतलब चैप्टर खत्म? हाँ, थर्मोडायनेमिक्स बेटा, थर्मोडायनेमिक्स वाला है ना। यस सर, थैंक यू सर। हीट ट्रांसफर। ऊष्मा का संचरण। बच्चों, ऊष्मा को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के तीन तरीके होते हैं, नाम तो सुना होगा। चालन, संवहन, विकिरण। अरे क्या बात है, और रेडिएशन। वेरी गुड वेरी गुड, एकदम फेंक दिया, बिल्कुल सही, छक्का मारा। चालन यानी कि कंडक्शन, संवहन यानी कि कन्वेक्शन, विकिरण यानी कि रेडिएशन। हीट, कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन, ये तीन मेथड होते हैं। इन तीन तरीकों से हम हीट को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर कर सकते हैं। इनमें बेटा जो कंडक्शन होता है ना, चालन, सामान्यतः ठोसों में होता है। जैसे किसी धातु की छड़ को एक सिरे को गर्म करो, एक सिरे से गर्म करो, तो ऊष्मा दूसरे सिरे तक पहुंच जाती है, दूसरा सिरा भी गर्म हो जाता है, ये चालन है, कंडक्शन। स्टील के बर्तन में अंदर गरम गरम पदार्थ डालते हैं, हमें बाहर से भी गर्म लगने लग जाता है, तो ऊष्मा अंदर से बाहर आई ना बेटा। कढ़ाई में चम्मच डालते हैं, तो कढ़ाई में चम्मच डालते हैं तो चम्मच ऊपर तक गर्म हो जाता है ना बेटा, वो चालन है। पतीले सर में आग नीचे लगाओ। हाँ, नहीं सुन रहा क्या? जो इडली बनाते हैं उसको भी बोल सकते हैं ना इसमें? क्या बेटा? सर जो इडली बनाते हैं ना, उसका जो सांचा रहता है, तो उसमें उसको बोल सकते हैं ना? हाँ, कोई भी धातु का वो हो बेटा, इडली का ही क्यों, अपन पानी गर्म करते हैं तो भी तो बर्तन को नीचे से गर्म करते हैं, लेकिन वो ऊपर तक गर्म हो जाता है ना। कोई भी खाना बनाते हैं किसी भी पात्र में, तो मतलब आप तो ये देख लो गर्म कहाँ से किया और पहुंच कहाँ गया, ये है। नहीं समझे? कढ़ाई में चम्मच डालते हो तो चम्मच ऊपर तक गर्म हो जाता है ना, ये चालन है। यस सर, समझ गए। तो मैं क्या कह रहा था, चालन जो है वो सामान्यतः ठोस में होता है, कहीं कहीं द्रव में हो जाता है। जैसे मर्क्यूरी एक ऐसा वो है जिसमें कंडक्शन पॉसिबल है, पारा। दूसरा आता है संवहन। संवहन में क्या होता है, अच्छा बेटा, चालन जो होता है ना, उसमें अणु परमाणु अपनी जगह से उठकर दूसरी जगह नहीं जाते ना। आप किसी धातु की छड़ को मेटल रोड के एक एंड को गर्म करेंगे और दूसरे एंड तक हीट पहुंच जाएगी, इसमें मैटर का ट्रांसफर नहीं हुआ। रॉड के पार्टिकल्स अपनी जगह से नहीं गए, नहीं, वो वहीं रहते हैं, अपनी एनर्जी को ट्रांसफर करते रहते हैं। एक अणु दूसरे को एनर्जी दे देगा, दूसरा अपना पड़ोसी को, पड़ोसी अपने पड़ोसी को, इस तरह से हीट एक जगह से दूसरी जगह चली जाती है। लेकिन संवहन में ऐसा नहीं होता। संवहन में एक जगह से अणु, परमाणु या पार्टिकल, कण ऊष्मा लेकर, खुद ऊष्मा लेकर दूसरी जगह जाकर वहां देते हैं ऊष्मा। समझ गए? संवहन का उदाहरण दो, संवहन का उदाहरण दो। लैंड एंड सी ब्रिजेस।
ठीक है, घर पर दो ना, पानी गर्म करते हैं ना, पानी गर्म करते हैं ना बेटा, मान लो भगोनी में पानी चढ़ा दिया गर्म करने को, आग नीचे चल रही है लेकिन पानी तो ऊपर तक गर्म हो जाता है ना। तो आपने देखा है कभी वो पानी में छोटे छोटे बुलबुले नीचे से उठकर ऊपर आते रहते हैं, यस यस सर। ये संवहन है। हाँ बच्चों, पानी को तो हम नीचे से गर्म करते हैं लेकिन वो पूरा पानी गर्म कैसे हो जाता है? संवहन के कारण। तो नीचे से गर्म पानी उठकर ऊपर आता है, फिर ऊपर वाले पानी को भी गर्म कर देता है। और जैसा उस बच्ची ने बोला, लैंड ब्रीज सी ब्रीज हम जो जानते हैं, अरे भैया सीधी सी बात है यार, अभी है ना जम्मू कश्मीर में बर्फ पड़ेगी और हमारे यहाँ ठंड हो जाएगी, ये कन्वेक्शन ही तो है, और क्या है। तो बच्चों कन्वेक्शन में जो माध्यम के कण होते हैं, मीडियम के पार्टिकल्स होते हैं, वो एनर्जी को लेकर दूसरी जगह जाते हैं। और मैं आपको बता दूं, कन्वेक्शन हमारे सिलेबस में नहीं है डिटेल में, बस ये इंट्रोडक्शन ही है। बच्चों तीसरा मीडियम होता है रेडिएशन। रेडिएशन में मीडियम की जरूरत ही नहीं होती, माध्यम ही नहीं चाहिए। विकिरण एक ऐसा उष्मा संचरण का तरीका है जिसमें हमें माध्यम नहीं चाहिए, निर्वात की भी गति कर सकते हैं। सूर्य से उष्मा हम तक आती है ना, ये विकिरण रेडिएशन के थ्रू आती है बेटा। तो रेडिएशन जो है विकिरण, वे विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं बेटा। तो वो उष्मा को एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं, उनको माध्यम की जरूरत नहीं होती। और बेटा उष्मा संचरण का सबसे तेज फास्टेस्ट मेथड होता है ये, सबसे तेज। अगर हम उष्मा का हीट का ट्रांसफर कर सकते हैं तो वो विकिरण के द्वारा कर सकते हैं, क्योंकि प्रकाश के वेग से गति करता है ना, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। तो बच्चों ये इंट्रोडक्शन था, आप थोड़ा थोड़ा तो लिख लो वरना बिल्कुल खाली रह जाओगे। लिखो मेथड ऑफ हीट ट्रांसफर, उष्मा संचरण की विधियां। देख लो, हीट कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन प्लेस टू अदर प्लेस बाय द फॉलोइंग 3 मेथड्स। Heat can be transferred from one place to other by the following 3 methods. उष्मा को एक स्थान से दूसरे स्थान तक निम्न 3 विधियों द्वारा ले जाया जा सकता है। तीनों लिख लो। नंबर 1 कंडक्शन, नंबर 2 कन्वेक्शन, और नंबर 3 रेडिएशन। पहला चालन, दूसरा संवहन और तीसरा विकिरण। विकिरण बेटा, विकिरण, रेडिएशन मतलब विकिरण। देखो थोड़ा थोड़ा सा लिख लो पहले इंट्रोडक्शन, अब पहले कंडक्शन लिख लो, चालन। कंडक्शन में लिखो, चालन में इसमें माध्यम की आवश्यकता है। इट रिक्वायर्स मीडियम, इट रिक्वायर्स मीडियम, इट जनरली टेक्स प्लेस इन सॉलिड्स। यह सामान्यतः ठोसों में होता है। इट जनरली टेक्स प्लेस इन सॉलिड्स, यह सामान्यतः ठोसों में होता है। आगे लिखो, एनर्जी इज ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन पार्टिकल टू अनदर। एनर्जी इज ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन पार्टिकल टू अनदर without displacing the particle, without displacing the particle। हिंदी में लिखो, इस विधि में
एक कण से ऊष्मा दूसरे कण को स्थानांतरित होती है, परंतु इस विधि में ऊष्मा एक कण से दूसरे कण को स्थानांतरित होती है, परंतु कण अपनी जगह से विस्थापित नहीं होता। परंतु कण अपनी जगह से स्थानांतरित नहीं होता। अब दूसरा लिखो, कन्वेक्शन, संवहन। इट आल्सो रिक्वायर्ड मीडियम। इस विधि में भी माध्यम की आवश्यकता होती है। एनर्जी इज ट्रांसफर्ड थ्रू मूवमेंट ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ मीडियम। Energy is transferred through movement of the particle of medium. Energy is transferred through movement of the particle of the medium. है ना? माध्यम के कणों के विस्थापन द्वारा ऊष्मा का स्थानांतरण किया जाता है। माध्यम के कणों के विस्थापन द्वारा ऊष्मा का स्थानांतरण किया जाता है। एग्जाम्पल लिखना चाहो तो लिख लो। पानी का गर्म होना, है ना, गर्म हवाओं का एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना। मुझे लग रहा है मैं बहुत ज्यादा लिखा रहा हूँ। बच्चों आप क्या कह रहे हो? मैंने देखो ना कितनी देर से पेन ही नहीं चलाया। बुक में है, पढ़ लिया सर, बुक में अच्छे से दिया, हम पढ़ लेंगे। तो रोकते क्यों नहीं है? मैं तो तुम्हारी वजह से लिखवाता हूँ। मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है लिखाना विखाना, मैं बता दूं। ये तो तुम्हारी, और दो मीडियम में और लिखाना पड़ता है। ऐसा लग रहा है सत्यनारायण की कथा चल रही है। तो पता है मैंने जो पहले एक्सप्लेन किया था, मुझे लग रहा है वो सफिशिएंट है। और थोड़ा बहुत बुक से पढ़ लेना बेटा, ऐसे लिखाएंगे तो बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। पर आप लोग सपोर्ट भी नहीं करते। अभी भी बच्चे मना नहीं करेंगे, देखना, उनको लिखना पसंद है। चलो तीसरा लिखो, रेडिएशन। अब जब दो लिखाई दिए तो तीसरा भी लिखा दूं। देखो इस विधि में माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। इट डज नॉट रिक्वायर एनी मीडियम। इस विधि में माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है ना। दिस इज द फास्टेस्ट वे ऑफ हीट ट्रांसफर। यह ऊष्मा संचरण का सबसे तेज तरीका है। दिस इज द फास्टेस्ट वे ऑफ हीट ट्रांसफर। ऊष्मा संचरण का सबसे तेज तरीका है। एक लाइन और लिख लो, एनर्जी इज ट्रांसफर्ड थ्रू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। एनर्जी इज ट्रांसफर्ड थ्रू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ऊष्मा विद्युत चुंबकीय तरंगों द्वारा संचरित होती है। ऊष्मा विद्युत चुंबकीय तरंगों द्वारा संचरित होती है। तो बच्चों अब हम अलग अलग डिटेल में पढ़ेंगे। ये मान लो तो हमारा अब टॉपिक स्टार्ट हो रहा है, हीट कंडक्शन, ऊष्मीय चालन। तो यहां से स्टार्ट हो रहा है हमारा हीट कंडक्शन। ये है, क्या होता है हीट कंडक्शन? बच्चों हमारे पास एक रॉड है, छड़। इस छड़ का एक सिरा हमने गर्म किया, इसके एक लेफ्ट एंड को हम हाई टेम्परेचर पर रख देते हैं। इसको मैं छड़ को पूरा भर दूं। ये T1 है हायर टेम्परेचर, T2 है लोअर टेम्परेचर। मान लो T1 100 डिग्री सेंटीग्रेड है, T2 मान लो बर्फ का पानी है 0 डिग्री।
तो ऊष्मा हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की तरफ जाएगी इस तरह से। ठीक है ना बेटा? यस सर। तो बच्चों स्टेडी Yes, स्टेट sir. कंडीशन में बच्चों शुरू में तो क्या होता है, जैसे हम है ना इसके दाएं बाएं क्या होता है, बाएं सिरे को हमने गर्म किया तो शुरू में तो ऊष्मा है ना पूरी रॉड को गर्म करती है, लेकिन थोड़ी देर के बाद एक साम्यावस्था टाइप आ जाती है, स्टेडी स्टेट बोलते हैं। उसके बाद फिर है ना छड़ का तापमान बढ़ना बंद हो जाता है, फिर तो ऊष्मा बस स्थानांतरित होती है। तो यहाँ पर होता है लॉ ऑफ हीट कंडक्शन। लॉ ऑफ हीट कंडक्शन, ऊष्मा चालन का नियम। इस नियम के मुताबिक एक सिरे से दूसरे सिरे की तरफ जो रेट ऑफ हीट फ्लो होता है dQ/dt, ये समानुपाती होता है छड़ के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के और dt/dx ताप प्रवणता के। यहाँ पर माइनस और लगाते हैं बेटा, माइनस ये बताता है कि जो ऊष्मा का संचरण होता है, हीट फ्लो होता है, वो हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की तरफ होता है, बस ये माइनस ये बताता है। तो लिखो लॉ ऑफ हीट कंडक्शन में लिखा देता हूँ, ये डायग्राम आप बना लो। लिखो लॉ ऑफ हीट कंडक्शन। ऊष्मा चालन का नियम। हाँ बेटा, तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट, नहीं एक मिनट को, सबसे पहले इन स्टेडी स्टेट, साम्य अवस्था में, इन स्टेडी स्टेट रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, अरे क्यों लिखवा रहा हूँ शब्दों में यार, ये dQ/dt इज प्रोपोर्शनल टू माइनस, तो ये लिख लो, मैं बावड़ा हूँ धीरे धीरे। तो बेटा dQ/dt जो आएगा, समानुपाती का जो नियतांक आएगा वो k आएगा, तो माइनस KA dt/dx बन गया। नीचे लिख दूंगा ना मैं हर चीज को, सही बात है। यहाँ क्या लिखना बच्चों, dQ/dt है रेट ऑफ हीट फ्लो, ठीक है, ऊष्मा प्रवाह की दर। इसकी SI यूनिट क्या होगी बताओ? ऊष्मा प्रवाह की दर, रेट ऑफ हीट फ्लो, इसकी SI यूनिट क्या होगी? वॉट। जूल पर सेकंड। हाँ, जूल पर सेकंड या वॉट, वॉट लिख दिया। बच्चों यहाँ पर जो K है ये है कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्शन। ऑफ थर्मल कंडक्शन। करेक्ट करेक्ट करेक्ट, थर्मल कंडक्शन। ऊष्मा चालन गुणांक, ऊष्मा चालन गुणांक K है। यहाँ A है क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ रॉड, छड़ के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ रॉड, और लास्ट में बेटा dt/dx टेम्परेचर ग्रेडियंट। करेक्ट, टेम्परेचर ग्रेडियंट, हिंदी में बोलेंगे ताप प्रवणता। ताप प्रवणता का मतलब होता है बेटा, अगर हम इकाई दूरी आगे चलेंगे तो ताप में कितनी गिरावट आएगी, है ना? 1 सेंटीमीटर या 1 मीटर चलने पर ताप में कितनी गिरावट आएगी, क्योंकि जिधर ऊष्मा प्रवाह हो रही है, हीट फ्लो हो रहा है, उधर तो टेम्परेचर डाउन होगा ना बेटा।
T1 ज्यादा है, T2 कम है, T1 T2 से बड़ा है, लिख लो ये। तो बेटा जब भी हम छड़ के एक सिरे से दूसरे सिरे की तरफ उष्मा का प्रवाह करते हैं, उष्मा के प्रवाह की दर, रेट ऑफ हीट फ्लो का ये फार्मूला होता है KA/dT/dx। हाँ बच्चों, स्टेडी स्टेट में हम ये कह सकते हैं, हम इसको थोड़ा अच्छे से लिख दें जिससे क्वेश्चन बन जाए। इन स्टेडी स्टेट, इन स्टेडी स्टेट बेटा, है ना, डेल्टा Q अपॉन डेल्टा T बराबर KA T1 माइनस T2 अपॉन L। बच्चों न्यूमेरिकल करने के काम आएगा ये फार्मूला। अरे ऊपर वाली ही चीज है, चिंता मत करो, वही लॉ है। dQ/dt को मैंने डेल्टा Q/डेल्टा T लिख दिया, K और A अपनी अपनी जगह आ गए। ये dt है ना, पूरी रोड के लिए लगा दिया मैंने, तो T1 माइनस T2 हो गया, और नीचे dx पूरी रोड की लेंथ हो गई L। L क्या है? पूरी रोड की लंबाई। L जो है वो है लेंथ ऑफ द रॉड। यस सर। तो बच्चों न्यूमेरिकल करने के यही काम आएगा, ध्यान रखना, ऊपर वाला नहीं, वो तो लिखने के लिए है बस, ये तो लिखने के लिए है, क्वेश्चन तो नीचे वाले से होंगे। बच्चों K जितना ज्यादा होगा इसका मतलब वो पदार्थ उतना ही अच्छा चालक है, कंडक्टर है हीट का, और K जितना कम होगा ये मान लो वो पदार्थ उष्मा का चालन अच्छे से नहीं कर सकता। जैसे जो धातु होते हैं ना, मेटल होते हैं, इनका K बहुत अच्छा होता है, 200 300। अच्छा K की यूनिट बताना। ml/T-3K-1। बेटा यूनिट पूछा था अभी तो, फिर डायमेंशन भी निकाल लेंगे। यस सर, जूल पर सेकंड, मीटर इनवर्स, केल्विन इनवर्स। हाँ, जूल पर सेकंड को वॉट लिख देते हैं, मीटर इनवर्स, केल्विन इनवर्स। वेरी गुड, मजा आ गया, वेरी गुड। वॉट, मीटर इनवर्स, केल्विन इनवर्स। तो बच्चों जो मेटल होते हैं ना, धातु, उनका जो K होता है वो 200 300 400 इतना होता है। ये बहुत अच्छे चालक होते हैं। लेकिन वो देखा है आपने थर्मोकोल, थर्मोकोल सर। वगैरह जो, वो बिल्कुल भी हीट का ट्रांसफर नहीं करते। लकड़ी है, लकड़ी कहाँ करती है, हीट का ट्रांसफर नहीं करती। उनके लिए K बहुत कम होता है, डेसिमल में होता है, डेसिमल में। तो जिन पदार्थ के लिए K बहुत कम है बेटा, वो हीट का कंडक्शन नहीं करते अच्छे से, और जिनका K ज्यादा होता है वो हीट का कंडक्शन बहुत अच्छे से करते हैं। आगे बढ़ने से पहले छोटा सा क्वेश्चन आपको दे दूं ताकि थोड़ा फ्लो बन जाए। इतनी देर से मैं बोले जा रहा हूं, आज कुछ दिया ही नहीं। एक मेटल रोड है बेटा, आपको उसका K दे दिया 200 वॉट, मीटर इनवर्स, केल्विन इनवर्स। मेटल रोड, उसकी लंबाई है 1 मीटर, क्रॉस सेक्शन है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। रोड बना ही देते हैं। ये है छड़, 1 मीटर लंबी छड़ है। इसका बेटा ये लेफ्ट हैंड 100 डिग्री पर हमने रखा और राइट हैंड 0 पर रखा, तो बताओ रेट ऑफ हीट फ्लो क्या आएगा? बेटा रेट ऑफ हीट फ्लो को हीट करंट भी कहते हैं, मैं आपको बता दूं, हीट करंट है ना, उष्मीय धारा बोल लो, हीट करंट। इसकी वैल्यू बताओ, वही dQ/dt निकालना है आपको।
हम्म आंसर आप अपना देख ही लो। मनीष का है 2 वॉट, चरणजीत का भी 2 वॉट, जितेंद्र का वॉट पर सेकंड नहीं आएगा, तू भी गलत लिख रहा है, उसने भी गलत लिखा है, जूल पर सेकंड आएगा या वॉट लिख दो बस। प्रांजल का 2, राहुल का 2, प्रियंका का 2, जतेंद्र का 2 वॉट, उदय प्रकाश का 2। सही है बेटा, चलो मैं इसको हटाकर सॉल्व कर देता हूँ। देखो हीट करंट का मतलब dq बाई dt निकालना है हमें। ये होता है KA T1 माइनस T2 अपॉन L। बच्चों K हमारा 200 दिया है, A है ना 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है, मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करो। T1 माइनस T2 100 माइनस 0 आएगा और लंबाई 1 मीटर आ जाएगी। 2 जीरो यहाँ से लेंगे, 2 जीरो वहां से लेंगे, 4 जीरो से 4 10 की घात -4 कट जाएगा। आंसर आएगा बेटा 2 वॉट। वॉट में आएगा आंसर, है ना बच्चों। 1 मीटर लंबी छड़ है, इसका लेफ्ट एंड 100 डिग्री पर है और राइट एंड 0 डिग्री पर है। आप बताना बाएं सिरे से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर तापमान कितना होगा। फ्रॉम लेफ्ट, बाएं से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर तापमान बताइए कितना आएगा। अरे क्या हुआ, ये तो वैसे ही हो जाएगा, वर्बल हो जाएगा। मनीष, चरणजीत और भाव्या तीनों का 70। ठीक है बेटा, राहुल का भी 70, प्रियंका, प्रांजल, भावना, निकी 70 डिग्री। सही है। सुनो ये तो आसान चीज था ना, हमें पता है लेफ्ट से राइट जाएंगे तो 100 सेंटीमीटर की लंबाई है, 100 सेंटीमीटर में 100 डिग्री कम हो रहा है, यानी कि हर 1 सेंटीमीटर में 1 डिग्री कम हो रहा है। तो 30 सेंटीमीटर में 30 डिग्री कम होगा, तो 30 डिग्री कम होगा तो 100 में से 30 घटाओगे तो कितना बचेगा, 70 बचेगा। हो गया क्वेश्चन, बस ऐसे दिया था चलते फिरते। बच्चों एक काम करो, हमारा जो ये लॉ है ना, ये वाला, इसको हम है ना ओम्स लॉ में कन्वर्ट करते हैं, फिर है ना क्वेश्चन बिल्कुल वैसे ही करेंगे जैसे करंट इलेक्ट्रिसिटी में करते हैं। जैसे हम करंट इलेक्ट्रिसिटी में करते हैं वैसे ही क्वेश्चन करेंगे। देखो इधर देखो, हमारा लॉ है डेल्टा क्यू बाय डेल्टा टी बराबर के ए T1 माइनस T2 अपॉन L, है ना। अब सुनिए बच्चों, करंट इलेक्ट्रिसिटी में करंट क्या होता था, आवेश के प्रवाह की दर होती थी ना, रेट ऑफ चार्ज फ्लो। यहाँ रेट ऑफ हीट फ्लो है, तो इसको हम आई लिख देते हैं करंट। बस ये इलेक्ट्रिक करंट की जगह ये हीट करंट हो जाएगा, उसमें धारा।
के ए बाई एल को अलग लिख देते हैं और T1 माइनस T2 डेल्टा टी। बच्चों ओम्स लॉ में अब इसको ऐसे लिखो, डेल्टा टी बराबर L अपॉन के ए इंटू आई, चलेगा? तो ओम्स लॉ में V बराबर आई आर जो होता था, ये होता था ना V बराबर आई आर, उसमें V क्या होता था? विभवांतर। यहाँ विभवांतर की जगह तापांतर है। ढंग से सुनना आप, यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस की जगह टेम्परेचर डिफरेंस है। वहां इलेक्ट्रिक करंट होता था, यहाँ हीट करंट है। वहां इलेक्ट्रिक रेसिस्टेंस होता था, और याद करो इसका फार्मूला भी यही होता था, रो एल अपॉन ए, और यहाँ भी वही है, एल अपॉन ए आया देख लो, और रो को आप 1 अपॉन के लिख दो, क्योंकि रो होता था रेसिस्टिविटी और यहाँ के होता है कंडक्टिविटी, इसलिए नीचे ही आएगा, ऊपर नहीं आएगा। ये मैं फिर बोल रहा हूं, इलेक्ट्रिसिटी में आर होता था रो एल अपॉन ए, और रो को हम 1 अपॉन के लिख सकते हैं। तो जो फार्मूला इलेक्ट्रिसिटी में रेसिस्टेंस का होता था वही फार्मूला यहाँ होता है, इसलिए हम यहाँ पर इसको आर बोलते हैं। ये कहलाता है थर्मल रेसिस्टेंस। क्या कहलाता है बेटा? थर्मल रेजिस्टेंस। हाँ, यहाँ पर आर हमारा हो जाएगा एल अपॉन के ए, और इसका नाम हो जाएगा थर्मल रेसिस्टेंस, तापीय प्रतिरोध। हाँ, तो बच्चों यहाँ पर जो हमारा ऊष्मीय चालकता का नियम है वो बिल्कुल ओम के नियम के जैसा ही है। विभवांतर की जगह तापांतर आएगा, और क्या बोलते हैं उसे, विद्युत धारा की जगह ऊष्मीय धारा आएगी, और विद्युत प्रतिरोध की जगह ऊष्मीय प्रतिरोध आ जाएगा। बस तापीय प्रतिरोध ऊष्मीय प्रतिरोध भी बोल लो, एक ही बात। तो आप ये मान लो ये चैप्टर में हम सारे क्वेश्चन वैसे ही करेंगे जैसे हम ओम्स लॉ में करते थे। तो ये आपको मैंने जो तुलना करी है, इसको कॉपी करो तो कर लो, आप देख लो। इसको पूरे को ही बॉक्स में डाल देता हूं, है ना। हाँ बेटा, क्वेश्चन करते हैं अब थोड़े। बच्चों एक दीवार है हमारे पास, वॉल, वो 2 लेयर की बनी है, अलग अलग पदार्थ के 2 लेयर हैं उसकी बनी है ना। एक दीवार 2 लेयर की बनी है, मैं बना देता हूं आपको। और जैसे एक लेयर ये हो गई, और दूसरी लेयर ये हो गई इसके बाजू में। तो ये मोटी दीवार है, 2 लेयर है ए और बी, ये ए है ये बी है। इसने कहा है दोनों की थिकनेस बराबर है बेटा, मोटाई बराबर है, लेकिन थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ ए वो बी का डबल है। एक तो ये दे रखा है, और बेटा तापांतर जो है ना अंदर और बाहर के बीच, वो है 36 डिग्री सेंटीग्रेड। बिल्कुल अंदर और बाहर के ताप में अंतर है ना, T1 और T2 का जो अंतर है वो 36 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो जरा बताना, जो
ए लेयर है, लेयर समझते हो ना, परत, हाँ, इसमें तापांतर कितना आएगा ये बताओ। जो पहली वाली लेयर है ए, उसमें तापांतर कितना आएगा? या तो आप ऐसा बोलो T1 T2 के बीच में मैं बीच वाली लेयर का तापमान, यहाँ पर ये तापमान T1 है और इधर T2 है और बीच में T है, तो आप तो T बता दो बस कितना आएगा, छोड़ो, आप तो ये बता दो T कितना आएगा बस। T1 माइनस T2 आपको 36 दिया है, ये T1 माइनस T2 है बेटा, जो 36 दिया है, बताओ। क्या हुआ, किसी का भी जवाब नहीं आया? आवाज तो आ रही है ना भाई? यस सर। हाँ तो यार जवाब भी दे दो। पहली जो परत है उसके बीच तापांतर बता दो या टी बता दो, एक ही बात है। चलो मैं बताता हूँ, छोड़ो, नहीं हो रहा कोई बात। इधर देखो बच्चों, जितनी ऊष्मा इधर से जाएगी उतनी ऊष्मा इधर जाएगी। पहली लेयर से जितनी हीट जाएगी दूसरी से भी उतनी हीट जाएगी, बीच में तो रह नहीं जाएगी। यानी कि दोनों में हीट करंट बराबर है। बच्चों हीट करंट होता है डेल्टा T बाई आर, है ना, दोनों में हीट करंट बराबर है, I1 बराबर I2 है। यानी कि डेल्टा T1 बाय R1 बराबर डेल्टा T2 बाय R2 आएगा बेटा। I बराबर डेल्टा T बाई आर होता है, जैसे ओम्स लॉ में I बराबर V बाई आर होता है ना, वही लिखा है मैंने एक तरह से। बच्चों पहली परत में टेम्परेचर डिफरेंस कितना है? T1 माइनस T। और पहली परत का R कितना है? R का फार्मूला देखो क्या होता है, R का फार्मूला होता है L अपॉन K। तो पहली परत का R कितना है बेटा? L ये दूरी होगी, ध्यान रखना, L ये दूरी होगी, हाँ दोनों में L बराबर है, दोनों की थिकनेस है ना वो L होगा। तो R1 होगा L अपॉन रुको L अपॉन 2K इंटू A। बच्चों मैंने 2K क्यों लिखा है R1 में? सर वो क्वेश्चन लिख दिया है ना। क्या? सर फिर से के बोलो डबल सुनाई। है ना के ए का? सर ए की हाँ वैल्यू 2K है ना, और ये रहा ना, डबल K डबल है ना, हाँ तो KB को मैं K मान लूंगा तो KA को 2K हो जाएगा ना, इसलिए बराबर डेल्टा T2 बेटा दूसरी परत का टेम्परेचर डिफरेंस है। दूसरी परत का टेम्परेचर डिफरेंस आएगा T माइनस T2 और इसका रेसिस्टेंस आएगा L अपॉन KA। तो दोनों तरफ L कट गया, K कट गया, A कट गया, 2 को ऊपर ले जाओ, 2 ऊपर चला गया और सॉल्व करके बताओ कितना आ रहा है।
अच्छा एक मिनट, अपन को है ना ये ऐसे करने की जरूरत ही नहीं थी, अपन है ना यहाँ पर सीधा बोल सकते थे। एक मिनट बेटा, हम ये बोल सकते हैं ना 2 टाइम्स ऑफ डेल्टा T1 बराबर डेल्टा T2 आ रहा है ना, ऐसे करो। यानी कि पहली परत का जो तापांतर है वो दूसरी परत के तापांतर का आधा है, और टोटल टेम्परेचर डिफरेंस 36 है। तो बेटा 36 है, उसको कैसे बांटोगे कि पहले वाला आधा हो जाए दूसरे वाला दुगना हो जाए, बताओ। तो इसका वाला पहले वाला टेम्परेचर डिफरेंस जो है वो 12 होगा, दूसरा वाला 24 होगा। तभी तो पहले वाला डेल्टा T1 जो है वो दूसरे वाले का डबल हो जाएगा। ये देखो, तो इसको आगे करने की जरूरत नहीं है, यहीं से निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे बेटा? डेल्टा T1 प्लस डेल्टा T2 हमें 36 दिया है, और डेल्टा T1 बराबर डेल्टा T2 डेल्टा T1 का दुगना है। तो डेल्टा T1 और डेल्टा T2 को लिख दो 2 डेल्टा T1 बराबर 36। तो पहली परत का तापांतर आ गया हमारा 12 डिग्री सेंटीग्रेड। एक बच्चे का जवाब सही था बस, मनीष का। बच्चों मैंने ना एक चीज गलत पूछ ली। वैसे मैंने आपसे पूछा ना टी बताओ, बेटा हम टी नहीं बता सकते, हम तापांतर ही बता सकते हैं, हम टेम्परेचर डिफरेंस ही बता सकते हैं। टी की वैल्यू नहीं बता सकते, उसके T1 और T2 में से एक वैल्यू हमें पता होनी चाहिए। तो पहली परत का तापांतर ही बता सकते हैं। बच्चों इसका सॉल्यूशन एक बार फिर से सुन लो। बेटा हीट फ्लो जो हो रहा है वो ऐसे हो रहा है, देखो हीट फ्लो ऐसे हो रहा है। तो ये तो पक्का है, जितना थर्मल करंट, जितना हीट करंट पहली लेयर में होगा उतना हीट करंट दूसरी लेयर में होगा। I1 बराबर I2 आएगा। आई हमारा क्या होता है? डेल्टा T/R। तो पहली लेयर का डेल्टा T/R दूसरी लेयर के डेल्टा T/R के बराबर होगा। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, इसको भी है ना मैं यहाँ डेल्टा T ही लिख देता हूँ ना। हाँ, तो T माइनस T2 ये लिखने की जरूरत नहीं है। ये डेल्टा T1, ये डेल्टा T2। लेकिन जो R1 निकाला ना, पहली लेयर का रेसिस्टेंस निकाला, उसमें थर्मल कंडक्टिविटी डबल आएगी, क्योंकि क्वेश्चन में दिया हुआ है। ये देखो, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो ये वैल्यू पुट करके सॉल्व कर लिया। टोटल टेम्परेचर डिफरेंस 36 है, और दूसरा वाला पहले वाले का डबल है। तो पहले वाला 12 आ गया, दूसरा वाला 24 आ गया। बस डाउट है तो बोलो। बेटा आपको ये भी नहीं पता कि आपको डाउट है या नहीं है? क्लियर है सर। हाँ, बेटा ये 3 छड़ हैं, 3 रॉड है। ये एक रॉड है, ये दूसरी रॉड है। पीछे ले जाना पड़ेगा। और ये तीसरी रॉड है। मजा नहीं आया डायग्राम में। और थोड़ा पतला कर दीजिए ना, बहुत मोटा सा था वो। मोटे के अलावा एक्चुअली मुझे फ्री हैंड ही बनाना पड़ेगा। इसमें जरा सा भी चूक जाए ना तो वो शेप बिगड़ जाती है।
बेटा ये तीनों रॉड है ना, देखने में नहीं लगेगी, इस बार डायग्राम मैंने थोड़ा रफ बनाया है, पर तीनों रॉड की लंबाई और मोटाई समान है, क्रॉस सेक्शन भी सेम है ना, तीनों की लेंथ भी सेम है और तीनों का मटेरियल भी सेम है बेटा, एक ही पदार्थ है। अच्छा मैं ये बोलता हूँ तीनों का मटेरियल सेम है, तो उससे क्या पता लगता है, इस चैप्टर की ये क्या पता चलता है। इंफॉर्मेशन, तीनों का के सेम है। हाँ, क्योंकि के जो है वो मटेरियल पर डिपेंड करता है। बेटा ये वाला टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड है, ये वाला 90 है, और ये वाला भी 90 है। तो बीच में जो जंक्शन है ना, जंक्शन, यहाँ का टेम्परेचर आपको बताना है बस। तीनों की कंडक्टिविटी सेम है, लेंथ सेम है और ए सेम है, के, एल और ए तीनों का सेम है। आप तो करंट इलेक्ट्रिसिटी वाला चैप्टर मान लो इसे, कि यहां से करंट जा रहा है ऐसे, फिर ये दो पार्ट में नहीं उल्टा है, हायर से लोअर आएगा, उल्टा बनाना है। यहां से करंट आ रहा है, ये हायर है ना बेटा, 90 से आएगा, इधर से करंट आ रहा है, फिर ये दोनों करंट मिलकर इधर चले गए ऐसे, तो यहाँ का करंट डबल हो गया। अगर ये आई है, ये आई है, तो ये करंट कितना होगा, 2i। ऐसे शुरुआत करो, किरचॉफ लॉ लगा दो आप, तो ये मान लो। मनीष का, चरणजीत का, दुर्गेश का, तीनों का 60 और आकाश का भी 60। तो बच्चों देखते हैं, निकालते हैं। आपका मेथड पता नहीं थोड़ा अलग हो सकता है, मैं ऐसे बता रहा हूँ आपको। देखो ये है ना, I1 I2 लिख देता हूँ मैं, वरना अभी लगेगा समान लिख क्यों लिया अपन ने। बेटा ये वाला करंट I1 है, ये वाला करंट I2 है, तो ये वाला करंट होगा I1 प्लस I2। वैसे तो दोनों का टेम्परेचर 90 था ना, तो दोनों करंट भी सेम आते, पर मैंने अभी I1 I2 लिख दिया। बेटा करंट क्या होता है अपने यहाँ पर, करंट होता है डेल्टा T बाई R। अच्छा तीनों रोड का R तो सेम होगा ना, क्योंकि लंबाई सेम है, K सेम है, A सेम है। तो बेटा I1 क्या आएगा, I1 आएगा डेल्टा T1 बाय R, I2 आएगा डेल्टा T2 बाय R, और ये दोनों मिलकर तीसरी रोड में चले गए, तो तीसरी रोड के लिए आएगा डेल्टा T3, लिख देता हूं, डिवाइडेड बाय R। तो पहली रोड का करंट बेटा प्लस दूसरी रोड का करंट बराबर तीसरी रोड का करंट। अब पहली रोड में डेल्टा T कितना है, 90 माइनस T, बेटा R तो काट ही दो तो अच्छा है। दूसरी रोड का भी 90 माइनस T है, और तीसरी रोड में T माइनस 0। बच्चों यहाँ पर है ना, करंट जो है वो T से 0 की तरफ जा रहा है, इसलिए T माइनस 0 लिखना हमेशा। 90 90 180, हाँ तो T आ गया 60 आ गया। बच्चों इसी क्वेश्चन, हाँ, कुछ कह रहे हैं बेटा। अच्छा है ना, ये थोड़ा सा इजी हो गया, मैं है ना इसको थोड़ा और सही कर देता हूँ। ये वाला टेम्परेचर 0 है, ऊपर वाला 90 है, और नीचे वाले को 50 कर दो, ये लो इसको 50 कर दो। अब बताओ वो बीच वाला जंक्शन का टेम्परेचर कितना आएगा, इसी कैलकुलेशन को दोबारा कर दो, और क्या है। जंक्शन का टेम्परेचर बताओ अब कितना आएगा।
चलो बच्चे कह रहे हैं 46.6 आ रहा है सभी का लगभग। बच्चों मैं तो इसी कैलकुलेशन को दोबारा कर रहा हूं, नीचे आर तो कट ही जाएगा क्योंकि I1 प्लस I2 बराबर I3 तो आना ही है ना। तीसरा करंट I3 जो है वो I1 प्लस I2 के बराबर है ना, इसको I3 लिख दो, क्या जा रहा है। I1 आएगा डेल्टा T1 बाई आर, I2 आएगा डेल्टा T2 बाई आर और I3 आएगा डेल्टा T3 बाई आर। आर तीनों का सेम है, काट दो। अब डेल्टा T1 आएगा 90 माइनस टी, डेल्टा T2 आएगा 50 माइनस टी और डेल्टा T3 आएगा T माइनस 0। तो बच्चों हमारा T कितना आ गया, T प्लस T प्लस T 3T। 9 और 5 कितना होता है 14, 140 अपॉन 3 डिग्री सेंटीग्रेड, ये आएगा। 3 चौक 12 हासिल पाई 2, 3 छंग 18 हासिल पाई 2, हाँ यही आएगा। बच्चों अब हम यहां से शुरू करेंगे कल का लेक्चर, इक्विवेलेंट थर्मल कंडक्टिविटी। जैसे वहां इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस होता था ना, वैसे ही इक्विवेलेंट थर्मल कंडक्टिविटी यहां से शुरुआत करेंगे हम। टेस्ट में बेटा हीट एंड ये थर्मल फिजिक्स पूरा ही आ रहा है और आराम से खत्म भी हो जाएगा। पूरा सिलेबस आपको कल मैंने ग्रुप पर भेज दिया था, एक बार सिलेबस पूरा देख लेना। यस चलिए बेटा, है ना। ओके, थैंक यू सर। ओके बेटा।